it's your party. A very warm welcome to the second session of Manufacturing Industries. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all of you are doing absolutely amazing and fine. चलो तो आज हम दूसरे सेशन में पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं. ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम बहुत फटाफट ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड हाउ कैन वी वर्क अराउंड देम इज व्हाट वी आर गोइंग टू एड्रेस टुडे. आज पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपके मार्क्स इस चैप्टर से हो जाएंगे पूरे के पूरे सिक्योर. ठीक है, शुरू करते हैं लास्ट सेशन में दिए हुए गए क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हुए. इट वाज दी अंडरग्राउंड रेलवे लाइन एंड जिन लोगों ने सबसे पहले आंसर करके अपनी जगह बना ली है लीडर बोर्ड में वो है नेहा सुहाग, लवली यादव एंड विवेक बाबू. कांग्रेट्स पीपल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. रेस्ट ऑफ यू आप भी यहाँ लीडर बोर्ड पे आ सकते हो. आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे रहे हो, सिर्फ लाइव चैट में नहीं. ठीक है, सो बच्चों आज हम सारे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कवर करने वाले हैं. ठीक है, बेसिकली द रेस्ट ऑफ द सेशन. तो आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में शुरू कर दिया था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे डिस्कशन एंड वी हैड स्टार्टेड कॉटन टेक्सटाइल्स. हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि क्या कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंडिया की इकोनॉमी में, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड दैट द डेवलपमेंट्स एंड द शिफ्ट्स दैट हैव हैपेंड इन द कॉटन इंडस्ट्री. तो आज हम देखने वाले हैं कि और क्या क्या है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में कैसे चलती है कॉटन इंडस्ट्री की जिंदगी. राइट, तो बच्चा हमारे यहाँ जो यार्न होता है ना वो बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं जापान में. इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड ट्रेड में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा शेयर है हमारा. 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड इज व्हाट इंडिया अकाउंट्स फॉर. उनमें से 1/4 सिर्फ हम लोग ही देते हैं. कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां से हम कॉटन गुड्स इंपोर्ट करते हैं? सो या यू हर्ड मी राइट, हम यार्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कॉटन गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं. तो यूएसए importers of cotton goods are USA, UK, Russia, France, East European countries, Nepal, Singapore, Sri Lanka and African countries. But these are the countries that are importing goods from us, but at the same time हम fabrics भी import करते हैं. आप अभी अगले 1 मिनट में इसके बारे में समझोगे. ठीक है, हमारे जो स्पिनिंग मिल्स है बच्चे, जो हमारा मिल प्रोडक्शन है दैट इज ऑफ सच अ गुड क्वालिटी कि वो एग्जैक्टली वेरी कॉम्पिटिटिव है. इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव कंपेयर्ड टू द एंटायर वर्ल्ड. अगर ग्लोबल लेवल पे बात की जाए, ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारा कंपटीशन पूरी दुनिया से हो गया है, तो हम उन सबको टक्कर देने के बराबर फाइबर प्रोडक्शन करते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है. As I was telling you कि कुछ ड्रॉबैक्स हैं. ठीक है, सो ड्रॉबैक्स क्या है? एक तो यही कि हमारे पास जो है ना बहुत हाई क्वालिटी का यार्न है, वो सब कुछ हम एक्सपोर्ट में डाल देते हैं. तो जब वीविंग, निटिंग या प्रोसेसिंग के लिए यूनिट्स को चाहिए होता है यार्न, तो वो उनके पास खुद नहीं होता क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो चुका होता है और इसकी वजह से उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है. तो बहुत सारे हमारे स्पिनर्स जो हैं वो अपना सारा यार्न एक्सपोर्ट कर देते हैं और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको फैब्रिक इंपोर्ट करना पड़ता है. दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इन द प्रीवियस स्लाइड कि हमारे इंपोर्टर्स तो हैं बहुत सारे, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो इंपोर्टिंग फैब्रिक्स डिस्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोस्ट ऑफ द कॉटन यार्न, मोस्ट ऑफ द यार्न एंड दैट टू ऑफ सच अ गुड क्वालिटी. उसके ऊपर से अगर इंडस्ट्रीज की बात करें कि किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, तो हैं कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ मॉडर्न फैक्ट्रीज भी हैं, बट मोस्टली आप अगर देखोगे तो स्मॉल यूनिट्स ही हमें देखने को मिलती हैं जो कि सिर्फ लोकल मार्केट को केटर करती हैं. इसकी वजह से एक कर्व हो गया है पूरा सिस्टम. आप सोचो अगर यार्न जो है वो 85 रुपीज बिकती है, या एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. यार्न सिर्फ 85 रुपीज में बिकती है और उसी यार्न को यूज करके जो मैं कपड़ा बनाऊंगी, द क्लोथ दैट आई विल मैन्युफैक्चर विल बी सोल्ड फॉर 800 रुपीज. आप सोचो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का फर्क आ जा रहा है. राइट, और ये प्रॉफिट हमारी कंट्री में हो सकती है. हम एक इंटरडिपेंडेंट इकोसिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, बट दैट हैज नॉट बीन डिजाइन. यार्न जो है वो बाहर भेज दे रहे हैं, फैब्रिक वहां से अंदर ले आ रहे हैं. इसको एक 2-वे रिलेशन क्यों नहीं बनाया जा सकता है, इस 3-वे रिलेशन को कट शॉर्ट करके? तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग मार्केट फॉर आवर फैब्रिक इंपोर्ट एंड मार्केट फॉर एक्सपोर्टिंग द यार्न्स, व्हाट वी शुड एक्चुअली डू इज इंप्रोवाइज आवर वीविंग सेक्टर. इस पूरे सेक्टर को इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, एक प्रॉपर फ्लो बनाने की जरूरत है ताकि जो प्रॉफिट है वो बाहर जाने की जगह अंदर देश में ही हो सके. आप सोचो जो लोग इंपोर्ट करें वो ज्यादा पैसे देकर इंपोर्ट करें, उन्हें सस्ता यार्न यहाँ पे इतने अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा और फिर वो उससे जो इकोनॉमी जनरेट करेंगे वो कितनी ज्यादा फायदेमंद होगी पूरे के पूरे कंट्री के लिए. अब अगर बात करते हैं प्रॉब्लम्स जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या
क्या क्या फेस करी। सोचा हमने देखा था कि पहले हैंडलूम इंडस्ट्रीज होती थी, राइट, लोग अपने हाथ से चरखा चला करके स्पिनिंग करते थे और सब कुछ खादी वगैरह बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पावर लूम्स आ गई। पावर लूम्स कैसे चलेंगे, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, खास करके जिन एरियाज में ये सारी फैक्ट्रीज है वहां पे प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं है। दैट मेक्स इट अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होता है इन सब फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। ये लेबर ऐसे ही सस्ता तो आता नहीं है, ना ही ये जरूरी है कि ये सारे बहुत सारे लेबर्स वहां पे हों। हाउएवर अगर वो होते भी है तो बहुत स्किल्ड नहीं होते, और इन सब की वजह से क्या होता है, लो आउटपुट ऑफ लेबर बन जाता है हमारा दूसरा प्रॉब्लम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि है कुछ बड़ी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन मोस्टली छोटी छोटी यूनिट्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। इसका मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई है, अपग्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ वीविंग एंड प्रोसेसिंग नहीं हुई है इस सेक्टर में। ये बहुत जरूरी है, अगर आप मॉडर्नाइजेशन नहीं करोगे कोई भी सेक्टर आगे नहीं बढ़ेगा। एट द सेम टाइम सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री जो है, उन्होंने एक बहुत स्टिफ, एक बहुत टफ कंपटीशन दे दिया। ये कंपटीशन हमें जूट के टाइम पे भी देखने को मिलेगा, अभी जब हम आगे जूट इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे तब आप देखोगे। So what basically happens is कि कुछ सिंथेटिक मटेरियल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय अदर पीपल जिनके पास कॉटन नहीं है। वो जो ये सिंथेटिक मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं बच्चा, उसका कॉस्टिंग बहुत कम होता है, तो ये ना कॉस्ट के मामले में बहुत सस्ते हो जाते हैं वो। और इन सारे कॉटन मटेरियल्स को, क्योंकि कॉटन एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, कॉटन कम अवेलेबल है, रॉ मटेरियल कम है, सो ओवरऑल कॉस्टिंग ज्यादा जाती है, वो उसका ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा होता है। उसके लिए सप्लीमेंट्स ले आए हैं लोगों ने जो सस्ते हैं, और इसलिए वो अब मार्केट घेर रही है, और ये उनके लिए बन रही है अब दूसरी प्रॉब्लम, बिकॉज दीज थिंग्स आर गिविंग देम अ टफ कंपटीशन। ठीक है, हमने देखा है कि एक बहुत गुड अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट आया है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन, बट वी डेफिनेटली नीड टू इम्पोर्ट द सेम, दैट इज व्हाट वी स्टिल फील, दैट नीड इज स्टिल फेल्ट, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है डिटेल में। अब बात करते हैं जूट इंडस्ट्रीज की। सो बच्चों, जूट जो है इंडिया में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट है, और जूट गुड्स के भी हैं। ठीक है, सेकेंड प्लेस एज एक्सपोर्टर्स है हम पूरी वर्ल्ड में आफ्टर बांग्लादेश। सो एक्चुअली बांग्लादेश पहले इंडिया का ही हिस्सा था, पार्टीशन के बाद तो वो अलग हो गया। तो वो जो पूरा वेस्ट बंगाल वाला एरिया है और बांग्लादेश वाला एरिया है, वहां पे जूट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। आप देख रहे हो हुगली रिवर जो है वेस्ट बंगाल में, वहां पे जूट मिल्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहां पे कंडीशन सबसे ज्यादा फेवरेबल है। तो वहां पे वो पूरा एरिया पहले हुआ करता था जूट मिल्स का, लेकिन पार्टीशन के बाद मोस्ट ऑफ दैट वेंट टू बांग्लादेश। तो अभी हम ऑल्दो सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट इतनी पॉपुलेशन, इतनी जरूरतें हैं कि जितना भी प्रोड्यूस होता है वो उतना उससे कई ज्यादा कंज्यूम भी हो जाता है, इसलिए एक्सपोर्ट हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं। बांग्लादेश हमसे थोड़ा आगे निकल चुका है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिल्स जो है पार्टीशन के बाद उधर चले गए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम सिर्फ इस एरिया में ही, हुगली में ही क्यों हमें ज्यादा, हुगली रिवर के पास वेस्ट बंगाल में मिलता है जूट फैक्ट्रीज। बच्चों, आपने फर्स्ट सेशन में, और अगर इसका मतलब है अगर आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो आपने पहला सेशन नहीं देखा, तो यहीं पे पॉज करो, पहला सेशन देख के आओ, सब कुछ समझ के आओ, फिर यहां से कंटिन्यू करना। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू आइटरेट इज कि हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था कि फैक्ट्री सेटअप के लिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। रॉ मटेरियल है या नहीं, मार्केट कितना पास है, लेबर कॉस्टिंग कितना है, जमीन का कॉस्ट कितना है, ओवरऑल कॉस्ट कितना है, ये सारी चीजों को मिला जुला करके ये डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है हुगली वेस्ट बंगाल में, ये पूरे एरिया में, यहाँ जूट प्रोडक्शन ज्यादा है, यहाँ पे लेबर सस्ता है, इन सारी चीजों की वजह से, क्योंकि जूट में बहुत ज्यादा लेबर भी लगता है, इन सब की वजह से यहाँ का कंडीशन बहुत फेवरेबल है जूट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, जूट किस चीजों के लिए यूज होता है, तो बच्चों रोप्स बनाने के लिए, बैग्स, कारपेट्स, आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। इन सारी जगहों के अलावा, मतलब उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के अलावा भी कुछ जगह है जहां पे जूट फैक्ट्रीज हमें मिलती है, जैसे कि त्रिपुरा, बिहार, यूपी, असम। ठीक है, अगर अब बात करें कि क्यों हुगली में ही ज्यादा से ज्यादा वो हमें मिलती है, मैंने आपको बताया देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी टू द जूट प्रोडक्शन एरियाज, जूट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, क्या गुड नेटवर्क, क्या अच्छा नेटवर्क है रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन को डिटरमाइन करने के लिए, क्या मूवमेंट ऑफ रॉ मटीरियल्स टू द मिल्स इजिली हो पा रही है, ये सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। क्या उनके पास प्रोडक्शन के बाद एक अच्छा मार्केट है, क्या उनके पास चीप लेबर है, ये सब कुछ हमें वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप देखो रॉ मटेरियल जो है वो इजीली उनके पास अवेलेबल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। ठीक है, उसके बाद कोल फॉर एनर्जी जो उनको चाहिए पूरे इंडस्ट्री में रन करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो उन्हें रानीगंज कोल फील्ड से मिल जाती है, जो कि फिर वहां पे पास है। हुगली रिवर उनको प्रॉपर पानी देता है। जूट में ना पानी का कंजम्पशन ज्यादा होता है, उसे पहले फुला के रखना पड़ता है, देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व। ठीक है, तो उसकी वजह से वॉशिंग और क्लीनिंग जूट के लिए
जितना पानी चाहिए वो रिवर से सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स द क्लाइमेट इज आल्सो वेरी फेवरेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट, इसीलिए तो वहां पे तुरंत में रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, वहां पे जो है कंडीशन बहुत बहुत फेवरेबल है जूट के प्रोडक्शन के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स कोलकाता वहां पे मेट्रो सिटी है जो कि प्रोवाइड करती है प्रॉपर कैपिटल एट द सेम टाइम प्रॉपर मार्केट विथ चीप लेबर्स, ठीक है गाइस। द फर्स्ट जूट इंडस्ट्री जो है वो 1855 में सेटअप की गई थी कोलकाता के पास रिश्रा में, ठीक है। और पार्टीशन के बाद 3/4 ऑफ द जूट, जैसे मैंने आपको बताया, वो बांग्लादेश के पास चली गई हमारी, ठीक है। अब प्रोज और कॉन्स क्या है, क्या चैलेंजेस है, तो जैसे कि हमने कॉटन इंडस्ट्री में देखा कि सिंथेटिक फाइबर की वजह से जो है एक सब्स्टिट्यूशन आ गया है, एक टफ कॉम्पिटिशन आ गया, ये जूट के साथ भी हो रहा है, प्लास्टिक वगैरह की वजह से इनको काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन मिल रहा है, क्योंकि वो सब जो है वो बहुत सस्ता मिल जाता है, जूट जो है वो थोड़ा महंगा आता है, ठीक है। लेकिन ये कौन से कॉम्पिटिटर्स है, बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, ये सारी कुछ कंट्रीज है जो हमें दे रही हैं बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन। लेकिन अब जूट इंडस्ट्री की कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई है जिसने मैंडेट कर दिया है जूट पैकेजिंग। तो अब कंजम्पशन ऑफ डिमांड ऑफ जूट बढ़ गया है, उसकी वजह से उनका कंजम्पशन भी बढ़ गया और ये इंडस्ट्री हो रही है थोड़ी इंप्रूव। हमारे मेन मार्केट्स कौन सी कंट्रीज हमसे सबसे ज्यादा जूट लेती है, तो यूएसए, कनाडा, गाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया आर आवर मेन मार्केट्स, ठीक है। ऑब्वियसली बच्चा हमारा जैसे जैसे कंसर्न बढ़ता जा रहा है, हम अब बायोडिग्रेडेबल चीजों की तरफ मूव करें, प्लास्टिक का कंजम्पशन कम हो रहा है, ऐसी चीजें चाहिए जो एनवायरमेंट को डिग्रेड ना करे, पोल्यूट ना करे। तो जूट एक बायो फ्रेंडली, एक बहुत ज्यादा अच्छा डिकम्पोज होने वाला आराम से मटेरियल है, इसलिए लोग अब उस पर स्विच करें और इस वजह से भी जूट इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, ठीक है। विद दैट वी मूव टू द नेक्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री में इंडिया जो है दूसरे नंबर पे खड़ा होता है। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जो शुगर है वो कहां से प्रोड्यूस होता है, नंबर 1 पे कौन है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। लेकिन ये शुगर की बात है, ठीक है, शुगर हम दूसरे नंबर पे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर गुड़ और खंडसारी यानी कि जैगरी और खंडसारी जो कि मिश्री जैसे कुछ होती है उसकी अगर बात करें तो वो हम अभी भी नंबर 1 पे। और ये शुगर कहां से प्रोड्यूस होता है, आपको पता है शुगर केन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये शुगर केन आपको सबसे ज्यादा कल्टिवेट होता है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सारे एरियाज में, इसलिए आपको ये मिल्स भी यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है बच्चा, हमने पढ़ा हुआ है कि साइज ऑफ इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। शुगर केन जो है ना वो 1 या 2 नहीं भेजा जाता है, वो बल्क में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये वैसी इंडस्ट्री है जिसका रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा बल्क में आता है। और जो है एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये बहुत जरूरी होता है कि जहां पे शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है वहां से जो उसकी इंडस्ट्री है, जो उसका मिल है, वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, क्योंकि आप शुगर केन को कल्टिवेट करने के बाद आप जैसे ही उसको खेत से निकालते हो, फील्ड से निकालते हो, उसके बाद बहुत जरूरी है कि वो तुरंत वहां पहुंचे, क्योंकि जितनी देरी होती जाती है उसका सुक्रोज यानी कि उसमें जो मिठास है जिससे शुगर बनता है वो डिक्रीज होता जाता है, तो टाइम ज्यादा और प्रोडक्शन कम। तो इस वजह से बहुत ज्यादा लोग कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री बिल्कुल, जो फैक्ट्री है वो बिल्कुल पास में हो खेत के, ठीक है। इसका जो नेचर है सीजनल जो है, इट इज सीजनल इन नेचर, हमें पता है कि पर्टिकुलर सीजन में होता है, इसलिए कि जिंदगी भर, साल भर आप कभी भी कर सकते हैं। और इस वजह से ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए बहुत सूटेबल हो जाता है। क्यों कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सूटेबल हो जाता है, आपकी बुक में भी ये सवाल पूछा गया। सिंपल सा लॉजिक है, सीजनल है तो आप पूरे साल इसके ऊपर काम नहीं कर सकते हो, तो आप एक पूरा का पूरा इंडस्ट्री इसको डेडिकेट करके नहीं स्टैब्लिश कर सकते हो, वरना पूरे साल क्या करोगे, जब सीजन खत्म हो जाएगा व्हाट विल यू डू, आप बैठ करके खेतों में मक्खी तो उड़ाओगे नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ये जरूरी हो जाता है, जरूरी नहीं हो जाता है, इसके लिए ज्यादा फिजिबल और फेवरेबल हो जाता है उन फार्मर्स के लिए जो कि इसका प्रोडक्शन करें, कि वो खुद ही साथ में आकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके खुद ही प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा है 60% मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। क्यों, मैंने अभी आपको बताया सुक्रोज का कंटेंट कम होने लगता है, तो हमें जहां प्रोडक्शन होता है वहीं पे ज्यादा मिल्स मिलती हैं, ये जगह पे ज्यादा होता है शुगर केन का प्रोडक्शन, तो यहीं पे आपको मिलेंगी ज्यादा मिल्स, ठीक है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये मूवमेंट जो है ना इन सारे एरिया से, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहां से अब थोड़ा सर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में आ रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, एक कूल सा क्लाइमेट है, और इसकी वजह से ये हेल्प करता है क्योंकि आपका जो क्रशिंग सीजन है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, और ये इसकी मिठास में भी कहीं ना कहीं एडिशन कर देता है, क्लाइमेट उसमें प्रोडक्शन अच्छा करता है, उसकी वजह से शुगर जो है वो कंटेंट ज्यादा अच्छा बनता है, और कोऑपरेटिव्स इसको सक्सेसफुली एस्टैब्लिश मतलब रन कर सकते हैं, ठीक है। पर चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले तो क्योंकि ये सीजनल है नेचर में, ये आपको पूरे साल नहीं मिल सकता, ये सबसे बड़ा
प्रॉब्लम है। दूसरा, हम जिस तरह से इसका प्रोडक्शन करते हैं अभी भी बहुत पुराने तरीके से, वेरी ओल्ड मेथड इज यूज्ड व्हिच इज आल्सो नॉट वेरी एफिशिएंट। मैंने अभी अभी आपको बताया था बच्चे, जब तक मॉडर्नाइजेशन नहीं हो कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती है। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न मेथड्स इंट्रोड्यूस किए जाए। एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्टेशन एक की एलिमेंट है इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर। वाई? जितनी देरी होगी ट्रांसपोर्टेशन में सुक्रोज उतना कम होगा, प्रोडक्शन उतना कम होगा, उतने ज्यादा लॉस में जाएंगे लोग। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बढ़िया रीजन बन जाता है, ठीक है, लोगों के लिए। उसके बाद बैगीज का क्या होता है? बैगीज क्या होता है? सो जब आप प्रोडक्शन कर लेते हो शुगर केन का, ठीक है, उस शुगर केन से क्या होता है, पूरा रस निकाला जाता है, पूरा का पूरा जूस निकाला जाता है। उसके बाद क्या होगा, पूरा रफेज जो उसका पूरा फाइबर लेफ्ट ओवर हो जाता है, जिसे हम बैगीज कहते हैं। अब ये फाइबर बहुत लोगों को पता नहीं है, बट ये बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कई सारे शुगर मिल्स तो इसको ही, इन बैगीज को ही यूज करके अपने मिल के लिए ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन इस चीज को अभी बढ़ाया नहीं गया। इस चीज का हम, ये जो बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है, इसको हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अभी तक हमने इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना शुरू नहीं किया है। सिर्फ वो कुछ कुछ मिल्स हैं जो अपने ही छोटे स्तर पे इसे यूज कर रहे हैं। वी कैन यूज इट फॉर सो मेनी अदर फैक्टर्स, ऑफ कोर्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, एट द सेम टाइम पेपर बनाने के लिए, कैटल को फीड कराने के लिए। उसके बाद ऑफ कोर्स आप मन्योर भी, नेचुरल मन्योर भी बना सकते हो। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, जो कि हमने अभी जिस पे वर्क नहीं किया है। वी नीड टू फिगर दैट आउट एज वेल। अब बात करेंगे हम, इसके साथ फिनिश कर लिया हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि एग्रीकल्चर से जहां पे रॉ मटेरियल मिल रही थी। अब हम बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बच्चों, यानी कि जहां पे हमें मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल्स मिलेंगी, मिनरल्स जो होती हैं वो। सबसे पहले आपको समझ आ गया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ठीक है, जहां पे हमें मिनरल्स और मेटल्स रॉ मटेरियल्स की तरह यूज करना है। हम शुरू करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री। अब बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है, तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में भी थोड़ा सा समझा था कि अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो आपको ऐसा सामान प्रोड्यूस करके देती है जो फर्दर आगे प्रोडक्शन में यूज होगी बाय दी अदर्स सेक्टर्स और बाय अदर इंडस्ट्रीज। तो आयरन और स्टील ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल लेकर के पहले बनाती है, उसके बाद आयरन और स्टील से प्रोड्यूस होती हैं बड़ी बड़ी मशीनरीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्री के लिए कुछ इनपुट्स के लिए कुछ टूल्स, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी, ठीक है। इसलिए ये जो है एक तरह से इंटरमीडिएट गुड बन जाता है, ये एक तरह से बन जाता है एक बेसिक इंडस्ट्रीज। किसके लिए? मीडियम एंड लाइट इंडस्ट्रीज जो है वो इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं, उनके डिपेंडेंस के ऊपर ये जो अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड करी हैं उनके लिए ये बेसिक गुड बन जाता है, और इसलिए ये कहलाता है एक बेसिक इंडस्ट्री। इसे हम बहुत बल्कि एक हैवी इंडस्ट्री की तरह भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी बहुत हैवी होता है, इसका प्रोडक्शन भी बहुत हैवी होता है। फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स बोथ आर वेरी हैवी एंड बल्कि। ये एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब आप देखोगे कि कहां पे, तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया, हमने पहले से समझा हुआ है कि जहां पे रॉ मटेरियल ज्यादा मिलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कम होगा, वहां पे ये सारी इंडस्ट्रीज मोस्टली सेट होती है। ऑल्सो हैवी एंड बल्की है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो वहां पे ही इंडस्ट्री सेट कर देना जहां पे मिनरल रिच एरियाज है। इट मेक्स मोर सेंस। तो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो हो गया आपका, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सारी जगह पे आपको ये सारी फैक्ट्रीज मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे मिनरल रिच रिसोर्सेज आपको मतलब लैंड मिलती है, वहीं पे प्रोडक्शन होता है और ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा झंझट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इन सारी एरियाज में होने के लिए? बच्चों एक चीज याद रखना, आपने कॉटन में भी देखा होगा कि पूरा मेथड क्या है, हम आगे भी देखेंगे कि एल्यूमिनियम में भी प्रोडक्शन में मेथड क्या है। हमें मेथड पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कि क्या इंडस्ट्री है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, क्या लोकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चैलेंजेस है। ये सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हम नहीं देखेंगे कि आयरन और स्टील में क्या इंटरैक्शन, क्या रिएक्शन किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस हुआ, कितना हीट दिया गया, क्योंकि हम आगे वो देखने वाले हैं। हम जस्ट लेटिंग यू नो इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है भाई, तो हमें देखने को मिलता है कि जिस भी पार्ट में वहां पे सी पोर्ट्स पास में, क्यों? ताकि एक्सपोर्ट
इंपोर्ट करने में आसानी हो, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस जगह पे वहां पे रॉ मटेरियल्स की प्रॉक्सिमिटी बिल्कुल पास होनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि इतना बल्कि है कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसे चले जाएंगे। एट द सेम टाइम बहुत लेबर चाहिए होते हैं इन इंडस्ट्रीज में, तो वहां पे चीप लेबर भी अवेलेबल होना चाहिए। इन सारी फैक्ट्रीज को रन क्या करता है, पावर रन करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कांस्टेंट होना चाहिए और बहुत सारा पानी भी होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स वहां से मार्केट भी क्लोज होना चाहिए, बिकॉज बल्कि प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना गेट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ये सारे कंडीशंस फेवरेबल हमें मिलते हैं छोटा नागपुर प्लेटो में। सबसे पहले क्या है, 1950s में चाइना और इंडिया जो है बराबर स्टील प्रोड्यूस करते थे, अब नहीं है ऐसा, ठीक है। अभी चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है और कंज्यूमर ऑफ स्टील भी। बच्चा एक चीज याद रखना कि स्टील का कंजम्पशन जो है, ठीक है, वो हमारा अगर पर कैपिटा देखा जाए तो अभी 70.9 kg है कंपेयर टू द वर्ल्ड एवरेज जो कि है आपका अराउंड 224.5 kgs। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बच्चा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है कि स्टील वगैरह जितना यूज हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी हो रही है, उतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना कंजम्पशन हो रहा है। ये एक और चीज में हम देखेंगे, सीमेंट में भी देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है हैज बीन रैंक थर्ड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स बाय प्रोड्यूसिंग 95.6 मिलियन टन्स इन 2016, और हम स्पॉन्ज आयरन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हैं। ये पूरा प्रोग्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील, ये पूरा प्रोसेस हमें दिया हुआ है कि कैसे रॉ मटेरियल जाकर के पहले आयरन ओर मेल्ट किया जाता है, लाइमस्टोन की फ्लक्सिंग की जाती है। देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है, आपको दिख रहा है कि पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज, ये सब कुछ है। आप पढ़ लो, समझ लो, इट विल डेफिनेटली एनहांस योर नॉलेज, बट दिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। वहां पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग स्टील कैसे होती है, आपको ये पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, मैप मार्किंग जैसे आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। आप देखो ये पूरे छोटा नागपुर प्लेटो में इस स्ट्रेच में आपको सबसे ज्यादा दिखेंगी, और फिर यहाँ पे थोड़े बहुत स्कैटर्ड, राइट। तो ये यहाँ पे मिनरल्स पे पूरे बेस्ड है। और चैलेंजेस फिर हमारा हो जाता है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने देखा कि कॉस्ट हमें बजट में रखना होता है, और ये जो हम देख रहे हैं कि आयरन को पहले मेल्ट किया जा रहा है, उसके बाद पिग आयरन वहां पे उसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है? बहुत सारे हीट एनर्जी के साथ हो रहा है। हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? तो उसके लिए कोल चाहिए। कोल जो है वो महंगा आता है, कोल है देश में बहुत, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है, तो कॉस्ट थोड़ी ऊपर चली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुकिंग कोल जो है वो थोड़ा कम मिले, मतलब थोड़ी कम प्राइस पे मिले, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड है। एट द सेम टाइम हमें बहुत सारा लेबर चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए, और ये लेबर जो है इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये बहुत स्किल्ड नहीं होते, इसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी हो जाती है लो। दूसरी प्रॉब्लम आप मोस्टली हर इंडस्ट्री में देखोगे कि पावर सप्लाई नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत सारा पावर, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है उनका, तो उसकी बहुत जरूरत होती है। तो दे नीड अ प्रॉपर रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो कि उन्हें नहीं मिल पाता है। एंड देन ऑफ कोर्स पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे, इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ अ फैंसी बिल्डिंग और अ गुड बिल्डिंग एंड ऑल। इंफ्रास्ट्रक्चर वुड मीन कि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा कनेक्शन कैसा है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स कैसे, ये सारी चीजें बनाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अभी भी बहुत स्ट्रांगली बिल्ट नहीं है, ठीक है। अब अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है गाइस, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस इंपॉर्टेंट है, क्या डेवलपमेंट हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों पे हम फोकस करेंगे। तो हमने देख लिया है कि ये जो है मोस्टली पब्लिक सेक्टर में, और सबसे ज्यादा अंडरटेकिंग जो है पूरी जो है वो सेल से होती है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद हम बहुत सारा जो है अच्छे गुड क्वालिटी स्टील जो है हमसे बहुत सारी कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं, यानी कि हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रोडक्शन है वो हमारे नीड्स को मीट करने के लिए काफी सफिशिएंट है, ठीक है। Sorry, guys, I'm sorry, I just got a little confused and messed it. So we are exporting a lot of things, but we are also importing good quality of steel, ठीक है। हमारे पास वैसे स्टील इनफ है हमारे नीड्स को मीट करने के लिए, बट एट द सेम टाइम हम कुछ कंट्रीज से इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। लिबरलाइजेशन के बाद जो है और जो बहुत सारे फॉरेनर्स ने अब हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू किए, हमने देखा है इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट होते हुए, बहुत ज्यादा बढ़ते हुए। गाइज रिमेंबर, आप वापस आपके
डिमांड पे वी हैव मेड द क्विज कम बैक। ये 18th को फिनिश हो जाना था, लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड थी, द वेदांतु वी क्विज इज बैक, विच मींस आपको वेदांतु ऐप डाउनलोड करके केबीसी के हॉट सीट पे जाने के लिए फटाफट से क्विजेस फिर से खेलना चालू कर देना है। आपको पता है, सिर्फ वेदांतु ऐप डाउनलोड करो, आपको सारा प्रोसेस वहां पे पता चल जाएगा। मेक श्योर दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस ऑन दिस। ओके, अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, इसकी प्रोसेसिंग पे, स्मेल्टिंग कैसे होती है, क्या होता है, ये सब नहीं, ठीक है। चलो, तो ये जो है सबसे दूसरा सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेटालर्जिकल आपका इंडस्ट्री है इन इंडिया में। क्यों? पहला क्या है? आयरन एंड स्टील। बट दूसरा इसे क्यों इतना इंपॉर्टेंट बनाता है? क्योंकि बच्चों ये बहुत हल्का है, ठीक है। इसकी जो कोरोजन रेजिस्टेंट है वो बहुत हाई है, जल्दी जंग नहीं लगती है, रस्ट नहीं लगता है। इसकी वजह से ये इट बिकम्स अ वेरी गुड मेटल। एट द सेम टाइम जब इसको आप बाकी मेटल्स के साथ मिला करके अलॉयज फॉर्म करोगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है मटेरियल। ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज हाईली मेलिएबल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल यानी कि पतले पतले शीट्स में भी इसको हम बीट कर सकते हैं, तो किसी चीज की ऑटोमोबाइल वगैरह की बॉडी बनाने के लिए बहुत यूजफुल होता है। इट्स नॉट रियली डक्टाइल, डक्टाइल जो थिन वायर्स भी बन जाते हैं उसे कहते हैं। ऑल्सो एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये इतना पॉपुलर है क्योंकि ये आयरन से हो जाता है थोड़ा सस्ता। वैसे तो ये भी, इसका रॉ मटेरियल भी बहुत बल्कि होता है, डार्क रेडिश रॉक जो है वो बॉक्साइट कहलाता है। बॉक्साइट से एलुविया बनता है, उससे बनता है एलुवियम, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, हमें उसमें उतना ड्वेल नहीं करना है कि क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्मेशन होती है। हमें बस ये पता है कि बाकी मेटल्स के साथ मिलकर के बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं अलॉयज जब इसके फॉर्म होते हैं, और ये प्रोडक्शन में यूज होते हैं एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स के, ठीक है। अब इसके साथ भी चैलेंजेस यही हो जाती है, रॉ मटेरियल एक मिनिमम कॉस्ट पे हमेशा हमें नहीं मिलता है और रेगुलर सप्लाई नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ये दो इसके मेजर चैलेंजेस बन जाते हैं। आप मैप में देख सकते हो मेजर सोर्सेस कहाँ कहाँ हैं एलुवियम के, सॉरी नॉट एलुवियम, एल्यूमिनियम के। तो ये हमें मिलता है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस, कैसे बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है और उससे बनता है एल्यूमिनियम स्मेल्टर, ठीक है। ये आप यू कैन ऑलवेज लुक एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बच्चा, बट दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम कि बताओ बॉक्साइट से कैसे एल्यूमिना बना और उससे कैसे एल्यूमिनियम शेल्टर बना। दैट इज नॉट गोइंग टू कम इन टू योर एग्जाम। ओके, नेक्स्ट इज केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अभी हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज देखी, अब हम देखते हैं थोड़ा केमिकल इंडस्ट्रीज का क्या सीन है। तो हमने ये नोटिस किया है कि अब ये भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो रही है, ठीक है। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दोनों तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है अब इनकी यूनिट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी हैं और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी हैं, ठीक है। और किस तरह का प्रोडक्शन होता है? दोनों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर्स भी होती हैं, ठीक है। और ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है बच्चे, कोई रोक टोक नहीं है। अब हम समझते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। ऑर्गेनिक वैसे हो गए जो कि आपका मतलब नेचुरल चीजों को यूज करके बन रहा है, जहां पे सिंथेटिक चीजें नहीं यूज हो रही है, मैन मेड नहीं यूज हो रही है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। ये सब किस चीज में यूज होता है? सिंथेटिक फाइबर्स के प्रोडक्शन में, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। अगर अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ मिलती है हमें, तो बच्चा आपको ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स वहां सबसे ज्यादा मिलेंगी जहां आसपास में कहीं ना कहीं ऑयल रिफाइनरीज या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, because these are the things that we are using, right? और दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ये क्या हो गई? तो ये हो गई सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइज, सोडा ऐश एटसेट्रा। इन सब के प्रोडक्शन को हम ऐसा कहते हैं। इंडिया केमिकल इंडस्ट्री जो है ना, वो अपना सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो होता क्या है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मतलब ऐसे कि जैसे सल्फर प्रोड्यूस हुआ तो उसको फिर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए कोई ले लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ और चीज के प्रोडक्शन के लिए ले लेगा। तो ये लोग ना आपस में ही इंटरडिपेंडेंट है, दे आर वेरी इंटरडिपेंडेंट, आपस में ही एक दूसरे की चीजों को कंज्यूम करते हैं और उसको लेकर के कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि ए इंडस्ट्री ने कुछ प्रोड्यूस किया है, उसको यूज करके बी ने कुछ प्रोड्यूस किया, ए और बी ने जो प्रोड्यूस किया है सी आ गया, सी को लेकर के डी ने कुछ प्रोड्यूस कर दिया। आपस में इट इज वेरी इंटरडिपेंडेंट और एक पूरा नेटवर्क इनका बना हुआ है और इस वजह से ये अपने ही सबसे बड़े कंज्यूमर भी बन जाते हैं एट द सेम, मतलब प्रोड्यूसर के साथ साथ, ठीक है। जो कि बेसिक हमारा अगर केमिकल्स बात करें जो कि आगे फर्दर प्रोड्यूस होते हैं टू ऑब्टेन अदर केमिकल्स फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर्स एटसेट्रा, ठीक है।
अब बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है किस चीज के अराउंड, उसमें सबसे ज्यादा किस चीज पे बेस्ड है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स किस चीज का कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटैश का। पोटैश जो है ना वो हमें पूरा पूरा इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए उसको प्रोड्यूस कर पाना बिल्कुल भी वायबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको पता है एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है इस चीज पे, फर्टिलाइजर्स पे। और ये कैसे शुरू हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत ज्यादा कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर मतलब इंक्रीज कर दिया और उसी टाइम से इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल गया है। कहाँ कहाँ हमें मिलता है ये इंडस्ट्रीज, तो आपको गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ये सारी जो है हाफ ऑफ द कंट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ द कंट्रीज प्रोड्यूस, यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है। और भी कुछ प्रोड्यूसर्स हैं छोटे मोटे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार एटसेट्रा। आप मैप में देख सकते हो, इट हैज बीन क्लियरली मार्क कहाँ कहाँ पे है। गाइज ऑन द सेम नोट आई जस्ट क्विकली वांट टू टेल यू, इन्फॉर्म यू और रिमाइंड यू दैट वी ऑल्सो यू कैन ऑल्सो लर्न सोशल साइंसेज विद मी इन इंग्लिश लैंग्वेज नाउ। ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब आवर न्यू चैनल वेदांतु 9th and 10th इंग्लिश। बच्चा अगर आपको हिंदी समझ आती है, आपको लग रहा हो नहीं मुझे वहां नहीं जाना, मुझे तो इससे हो जा रहा है, प्लीज मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारा एडिशनल कंटेंट मिलेगा। बहुत सारी चीजें जो यहाँ है वहां नहीं है, वहां यहाँ नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो एडिशनल आप कुछ भी मिस ऑन ना करो, इसके लिए जरूरी हो जाता है मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू दैट चैनल। ठीक है, अब बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। ठीक है, तो बच्चा इसका भी ना सीमेंट प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चीजें लगती हैं, हमें लगता है लाइमस्टोन, हमें लगता है एल्यूमिना, हमें लगता है जिप्सम, हमें लगता है सिलिका। ये सारी बल्कि रॉ मटेरियल्स हैं, यानी कि रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज आल्सो वेरी बल्कि, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जो है ये किस चीज के लिए यूज होता है, हमें सबको पता है सीमेंट तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, रोड्स की, बिल्डिंग्स की। तो ये पूरी डेवलपमेंट जो है उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरली, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके लिए यूज होता है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन तो एक सबसे पहले हो गई क्योंकि इतना बल्कि रॉ मटेरियल्स लगते हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट। और जब कोई बल्कि चीज होती है ना तो रेलवे बिकम्स द बेस्ट ऑप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑफ कोर्स कोल, इलेक्ट्रिक पावर, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है इसके प्रोडक्शन के लिए। पहला सीमेंट फैक्ट्री कहां सेट हुआ था बच्चा, चेन्नई में 1904 में। ठीक है, और हमने देखा है इंडिपेंडेंस के बाद सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है वो अचानक से बहुत एक्सपैंड करने लग गई। क्यों, क्योंकि ज्यादा डेवलपमेंट होने लग गया, राइट। उसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारे सीमेंट प्लांट्स हैं जो गुजरात में है। क्यों बच्चा, आप सोचोगे ना गुजरात में क्यों है, लाइमस्टोन्स वगैरह कहाँ होती हैं, गुजरात कहाँ है, वहां पे भी है, बट वहां मेजरली क्यों है बच्चे, गुजरात में सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि वहां से पोर्ट बहुत ही ज्यादा प्रॉक्सिमिटी उसकी बहुत क्लोज है, बहुत एक्सेसिबल है, तो ये हमें एक्सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो हमारी क्वालिटी है ना सीमेंट की वो बहुत अच्छी हो गई है और बहुत रेडिली हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है। तो ये जो कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप कर रही हैं, जैसे कि आपका दुबई, ईस्ट मिडिल ईस्ट एशिया, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूएस, ये सारी कुछ कंट्रीज हैं। यूएस हाउएवर डज नॉट इंपोर्ट फ्रॉम अस, बट ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया, ये जो बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जहां बहुत हो रहा है क्योंकि डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, ये सारी कंट्रीज को ऑब्वियसली चाहिए होता है बहुत सारा सीमेंट। ये क्या करती है, हमसे एक्सपोर्ट करती है, इसलिए हमारा पोर्ट के पास होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम जो है एक्सपोर्टेशन के सेंस में और प्रोडक्शन के सेंस में दोनों में ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गाइज रिमेंबर आई टोल्ड यू ड्यूरिंग आयरन एंड स्टील इटसेल्फ कि इन चीजों को ना इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट की तरह कंसिडर किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा आयरन और स्टील या फिर सीमेंट का कंजम्पशन हो रहा है, इट इज एन इंडिकेटर, इट इज एन इंडेक्स विच डिटरमाइंस की डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन ज्यादा हो रहा है। अब बात करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये हमें देती है व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स, सर्विसेज, पैसेंजर्स। अपनी ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये लोग बड़े बड़े ट्रक्स हमें देते हैं जिससे हम एक छोटा ऑटोमोबाइल दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बसेस, कार्स और भी बाकी सारी मोड्स ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हैं जो यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। ये सारे व्हीकल्स जो है वो मैन्युफैक्चर होती हैं इंडिया में। पहले बच्चा ये ना बहुत ज्यादा नहीं होता था, पहले बहुत लिमिटेड कार्स थी, जैसे एम्बेसडर, फिएट आपको ज्यादा देखने को मिलती थी। ठीक है, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद से, अब लिबरलाइजेशन क्या है, हमने एक बार और देखा कि लिबरलाइजेशन के बाद से ज्यादा ईजी हो गया। सो बच्चा लिबरलाइजेशन बेसिकली वो टाइम था, तो पहले ना बहुत सारे बैरियर्स थे, बहुत सारे इम्पोर्ट्स
पे, एक्सपोर्ट्स पे बहुत सारे क्लॉजेस लगाए गए थे। लिबरलाइजेशन ऑफ सेक्टर इकोनॉमी जब हुआ तो ये सारे जो कंडीशंस थी वो हटा दी गई ताकि इजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ बिजनेस हो सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा आराम से हो सके, प्रोडक्शन ज्यादा आराम से हो सके। तो लिबरलाइजेशन जब से हुई है तब से हमने देखा है कि और भी जो है नए और कॉन्टेम्प्रेरी मॉडल्स मार्केट में आने लगे हैं, हमारी ऑप्शंस बहुत इंक्रीज हो गई हैं। पहले बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होने लग गया। जो यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं भी होता है वो भी आता है, जो मैन्युफैक्चर होता है वो बाहर भी जाता है, ठीक है, ये सब कुछ होने लगा है। अब ये कहाँ सबसे ज्यादा हमें मिलती है? गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद एटसेट्रा, ये सारी जगह पे आपको मिलेंगी ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की। तो हम जैसे ही इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है बैंगलोर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया ऑल्सो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली ये जो है इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलती है, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब ये क्या होती है? तो बच्चों इनका रेंज जो है वो प्रोडक्ट्स का बहुत वाइड होता है, मतलब ट्रांजिस्टर से लेकर के टेलीविजन तक, कैलकुलेटर से लेकर कंप्यूटर तक, सब कुछ रेडार्स, टेलीफोन एक्सचेंज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स अगर बैंगलोर के अलावा हम बात करें तो और कौन कौन से हैं, तो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज ही मोस्टली देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन भी इन इंडस्ट्रीज की वजह से ही हुआ है यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो ये कुछ हो गए जैसे कि पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, ये सारी कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज है, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर, ठीक है। मेजर इंडस्ट्री आपको हमेशा बैंगलोर में ही देखने को मिलेंगी, ठीक है, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में भी उसके अलावा, ठीक है। इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहा है। हमने देखा है टर्शरी सेक्टर में ये बहुत बड़ा एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसने बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है एंड नेचुरली इट इज अफेक्टिंग इट डायरेक्टली, ठीक है। इसकी सक्सेस का इंडिया में एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि एंड इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट इज कॉन्टिन्यूस ग्रोथ इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जो डेवलपमेंट हमारा हार्डवेयर सेक्टर में हो रहा है, सॉफ्टवेयर सेक्टर में हो रहा है, वो आईटी इंडस्ट्री की टोटल डेवलपमेंट इन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ का एक और रीजन है बच्चा, वो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे हम बीपीओ भी कहते हैं। ये आपके सैंपल पेपर में एक सवाल आया है बीपीओ से रिलेटेड, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप सोचो कि मैम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, सो बच्चे बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है, ठीक है, जिन्हें अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए लोग चाहिए होते हैं जो उनको डायरेक्टली असिस्ट कर सके, जो उनसे डायरेक्टली बात करे, जिसे हम कॉल सेंटर्स भी कहते हैं। ये कॉल सेंटर्स वो कहीं पे भी खोलते हैं जहां उन्हें थोड़े सस्ते में उनके लिए फिजिबल होते हैं और वो लोग जहां पे लेबर ज्यादा हो, जहां पे मैन पावर ज्यादा हो। तो ये सब यहाँ पे बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में लोग तो ज्यादा है ही, पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा है काम करने के लिए। तो इन बीपीओस की वजह से भी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज्यादा इंडिया में हो रही है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग का बहुत सारा फायदा है, मतलब दुनिया पे, डेवलपमेंट पे, इकोनॉमी में हम बहुत तरह से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स। जो अच्छा होता है उसका कुछ ना कुछ बुरा भी होता है। तो एक दूसरा डाउन साइड अगर हम इसका देखें एट द सेम टाइम, तो हमें क्या देखने को मिलता है? बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रही है जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहा है, और इसलिए हम बहुत ज्यादा इसे नोटिस कर रहे हैं और अब उस पर हम वर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली 4 तरह की पोल्यूशन होती है इससे: एयर, वाटर, थर्मल एंड लैंड एंड नॉइज, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एयर पोल्यूशन से, ठीक है। ये किस चीज से होती है बच्चा? ये होती है हाई प्रपोर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस इन द एयर से, ठीक है। बहुत सारे एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स भी होती हैं जो कि सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह की चीजें प्रेजेंट रहती हैं, जैसे कि डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट, स्मोक, ये सब कुछ हमें एयर में मिलता है, ठीक है। और यही जो है ये पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। और ये कहां से आ रही है? तो ये आ रही है हमारे केमिकल फैक्ट्री से, ये आ रही है हमारे पेपर फैक्ट्री से। ये सारी चीजें जो एमिट कर रहे हैं, जो स्मोक एमिट कर रहे हैं, ब्रिक फैक्ट्रीज जो स्मोक एमिट कर रही है, ये जहां जहां भी धुआं निकल रहा है, जो गंदा धुआं निकल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है और वही सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। गाइज, ये जो निकल रहे हैं, ये जो स्मोक आता है, ये बहुत ज्यादा एडवर्सली, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को। सिर्फ
हमारे ही नहीं, एनिमल्स के हेल्थ को, प्लांट्स के हेल्थ को, पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे अर्थ को। इनफैक्ट इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो रही है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक गैस निकल रहा है एंड दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। ये गैसेस जो लीक कर रही हैं, जैसे कि आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी सुना हुआ होगा ऑलरेडी। अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की, कहाँ से होता है, कैसे होता है। सो बच्चों, ये जो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो जो लोग क्या करते हैं, वो लोग पानी में बहा देते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि उनका जो सीधा है ना रिवर बॉडीज में या वहां पे डिस्पोजल होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, इनका जो भी वेस्ट है वो सीधा का सीधा बिना उसे ट्रीट किए पानी में डाल दे रहे। अब पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक है। और ये क्या चीज है, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज एंड इलेक्ट्रो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, ये मेन इंडस्ट्रीज है जो ये जो पोल्यूशन है क्रिएट करी है। इनका वेस्ट मटेरियल पूरा डिस्पोज हो रहा है पानी में जाकर के, जो कि वहां के फिशेस को किल कर रहा है, उनको खाने से ह्यूमन बॉडीज में आ रही है, पानी में जा रहा है, ग्राउंड वाटर में जा रहा है, सब कुछ पूरा साइकिल, पूरा इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जा रहा है। ये लोग रिलीज करते हैं डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, मेटल्स, मर्क्यूरी, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा डायरेक्टली इनटू द वाटर। पूरे एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ सबको एंडेंजर कर रखा है इन लोगों ने। इसके साथ साथ फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स भी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वेस्ट में देखने को मिलती हैं, जो ये इंडस्ट्रीज वहाँ पे थ्रो आउट कर रही हैं, ठीक है। गाइस रिमेंबर, इन सबसे ह्यूमन लाइफ्स, ऑल ऑफ द ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑल द लिविंग बींग्स आर गेटिंग एंडेंजर्ड, ठीक है। उनकी हेल्थ कंडीशंस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अब बात करते हैं थर्मल पोल्यूशन की। तो थर्मल पोल्यूशन कहाँ से होता है? सो बच्चों, ये जो इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट निकाल रही होती है ना, ये कई बार गर्म पानी की तरह निकाल रही होती है, एक हीटेड फॉर्म में निकालते हैं ये लोग थर्मल वेस्ट अपना, ठीक है, फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स, और ये सीधा जाकर के पानी में बह जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, इसको कूल नहीं किया गया। अब आप एकदम से ठंडे पानी में गर्म पानी डाल दो और वहां पे मछलियां ले रही है, वहां पे मछलियां रह रही है, वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, क्या होगा, वो पोल्यूट तो करेगा, साथ ही साथ पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, और ये उनके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। एट द सेम टाइम बहुत सारा वेस्ट न्यूक्लियर प्लांट से भी डिस्पोज होता है, और ये जो न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज है ना, उनसे जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। आप सोचो, न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं पे गिरता है, वहां पे सालों साल तक उतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन रहती है, इतना ज्यादा लोग सफर कर रहे होते हैं। ये चीजें जो इन न्यूक्लियर प्लांट से निकल रही होंगी, उनका वेस्ट मटेरियल, उनमें भी तो ये रेडिएशन होते होंगे। ये जहां पे भी डिस्पोज हो रहा है वो वहां पे लाइफ्स को कितना ज्यादा हार्म करती होंगी। इसी वजह से इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि चाइल्ड बर्थ में डिफेक्ट्स आती हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, कैंसर्स हो जाता है, लोगों के लंग्स खराब हो जाते हैं, ऑर्गन फेल होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब ये जो ये वेस्ट है, जैसे कि ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, ये सब कुछ जो है ये लैंड में बहा दिया जा रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, मैम लैंड में जा रहा है, पानी में तो जा नहीं रहा है, लैंड से हमें कहाँ मिलेगा? बच्चा, लैंड से क्या होता है, लैंड में आता है रेन वाटर, जो कि रेन वाटर इस कचड़े के साथ घुल करके उसको ले जाता है ग्राउंड वाटर में, और अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर हम, आप, प्लांट्स, एनिमल्स सब उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं, और बेसिक लेवल पे हो जाता है पोल्यूशन। फोर्थ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। जितना ज्यादा शोर होगा उतना ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होगा, और ये कहाँ से आता है? एक्स्ट्रा हॉकिंग, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ऑटोमोबाइल से हो जाता है। इंडस्ट्रीज जो है, जनरेटर्स जो है, कंस्ट्रक्शन है, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीजें बहुत शोर करके प्रोड्यूस करती हैं नॉइस पोल्यूशन, जो कि अगेन फॉर ह्यूमन हेल्थ इज वेरी वेरी हार्मफुल। आपको हियरिंग इंपेयरमेंट, आप बहरे हो सकते हो, आपकी सुनने की क्षमता जा सकती है, इट इंक्रीजेस योर हार्ट रेट, आपको घबराहट होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, और बहुत सारी मेंटल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं इसके। अब हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाउ कैन वी कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? गाइस, दिस पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये हमेशा याद रखना, ये यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि हाउ कैन वी अवॉइड दीज थिंग्स, गिव अस 4-5 मेथड्स। 3 नंबर के लिए आ सकता है, 5 नंबर के लिए आ सकता है। आप अपने सैंपल पेपर में अगर देखोगे तो ये सवाल आया हुआ है, दैट हाउ कैन वी एक्चुअली undo the degradation that has been caused by industrialization. So this becomes very important. यहाँ पे हम डिफरेंट नहीं देखेंगे कि वाटर के लिए ये वो, आप कोई भी मेथड लिख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो, ठीक है।
तो हम शुरू करते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो बच्चा, सबसे पहले तो हम वाटर के यूजेस को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। मतलब वाटर पोल्यूशन के साथ साथ वाटर खत्म भी हो रहा है, वेस्ट भी हो रहा है, तो हमें वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना है पानी का, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को रिसाइकिल करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे अपार्टमेंट में क्या होता है, द वाटर दैट वी गेट इन द फ्लश टैंक इज रिसाइकल्ड वाटर, क्योंकि फ्लश में हमें फ्रेश वाटर यूज करने की जरूरत नहीं है। आप रिसाइकल वाटर भी फ्लश वगैरह में यूज कर सकते हो, फॉर वेरियस पर्पसेस यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि जहां पे ऑटोमेटिक प्लांटेशंस में वाटरिंग होती है वहां पे भी रिसाइकल वाटर यूज किया जा सकता है। ड्रिंकिंग वगैरह के लिए हमें फ्रेश वाटर चाहिए, तो वो सब ठीक है, ठीक है। एट द सेम टाइम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि वाटर रिक्वायरमेंट्स जो है इतने सारे बढ़ते पॉपुलेशन की मीट हो सके। बैंगलोर में तो बहुत ही ज्यादा पानी की प्रॉब्लम है, दिल्ली में बहुत ज्यादा पानी की प्रॉब्लम है, और ये बढ़ती जा रही है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पानी का कंजम्पशन कम करें, हम उसे रिसाइकिल करें, हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें। एट द सेम टाइम ये जो पानी गरम गरम लेकर के इंडस्ट्रीज जो है बिल्कुल से एकदम से एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करने के लिए रिवर्स में डाल दे रही है, उसे पहले ट्रीट किया जाए, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले ट्रीट किया जाए, उसे रिलीज करने की जगह डायरेक्टली मे बी इन चीजों को ठंडा करके डाला जा सकता है, तो वो बिल्कुल इमीडिएटली उसको अफेक्ट नहीं करेगा, उसे हार्म नहीं करेगा। एट द सेम टाइम जब हम रिवर्स और पॉन्ड्स में डाल रहे हैं इन चीजों को, तो उसको पहले थोड़ा सा फिल्टर आउट कर ले, ताकि इतनी ज्यादा हार्मफुल चीजें वहां नहीं पहुंचे। अब ये कैसे हो सकती है, ये ट्रीटमेंट हो सकती है 3 तरीके से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट से। सबसे पहला है बाय मैकेनिकल मीन्स, यानी कि मशीन्स ऐसी बिल्डअप हो जैसे कि जो कि इन मटेरियल्स को स्क्रीन करे, ग्राइंड करे, सेडिमेंटेशन करे, और ये जो वेस्ट है उसको निकाल करके फिर बचे हुए चीजों को वहां पे डिस्पोज करें। दूसरा हो सकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि आप खुद ही जितना पोल्यूशन कर रहे हो, अगर कर भी दे रहे हो तो पहले तो करना नहीं चाहिए, अगर कर दे रहे हो उसके लिए मेकअप करो, प्लांट इनफ नंबर ऑफ ट्रीज, ट्रीट दोज थिंग्स, उसको बायोडिग्रेडेबल बनाओ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, मेकअप फॉर ऑल द डैमेजेस दैट इज बीइंग डन। देन ऑफ कोर्स उसके बाद आखिरी हमारा है केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग, जैसे कि रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन। अब हम बात करते हैं जनरल पॉइंट्स, अगर जिसकी बात करें एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने की। बच्चा, बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि स्मोक ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका रिडक्शन कर दो आप। कोल की जगह आप फैक्ट्रीज में ऑयल या गैस यूज करो, ताकि इतना सारा धुआं ना निकले, जो कि वो डस्ट पार्टिकल्स, वो वो सारी चीजों की some semi-solid particles that exist in the air which damages our respiratory system, वो exist ना करें। उसके बाद of course बहुत सारे precipitators, electrostatic precipitators, fabric filters, ये सारी चीज़ों को यूज करके स्मोक को फिल्टर करके रिलीज किया जाए, ताकि वो सीधा एयर को पोल्यूट ना कर दे। देन ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्रीज नीड्स टू बी रेगुलेटेड रेगुलरली, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, ताकि वो उसको थोड़ा कंट्रोल कर सके। Generators and other machinery should be fitted with silencers to reduce the sound. तो जैसे आप देख रहे हो, गाड़ी भी पहले बहुत साउंड प्रोड्यूस करती थी, फिर उसमें हमने साइलेंसर लगाया तो नॉइस पोल्यूशन कम हो गया। तो ये जनरेटर्स जो है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में जो मशीन्स है, इनमें भी हमें साइलेंसर लगाना चाहिए, ताकि इतने ज्यादा शोर ना हो। पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज। ये जो बिल्कुल मैंने आपको बताया स्मोक्स ऐसे ही रिलीज हो जा रही है, इनको हम फिल्टर करके रिलीज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑल द मशीनरीज कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज देयर एनर्जी एफिशिएंसी, ताकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ना करें, नॉइस कम करें और पोल्यूशन कम करें। हमें रीडिजाइन करने की और मॉडर्नाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। विद दिस गाइज वी आर डन विद द चैप्टर। आपका होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेट अप इन इंडिया? चेन्नई 1904, पोरबंदर 1924, डालमिया नगर 1937 और कोटायाम 1967। गाइस डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, क्योंकि हमने बहुत फटाफट से ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया। एंड आई एम श्योर इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। थोड़े फैक्ट्स ज्यादा है इसमें, आप बिल्कुल याद रखिएगा। हमें प्रोसेसिंग याद नहीं करनी है, हमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोग्रेस है, कब शुरू हुआ, पहला इंडस्ट्री कहाँ था, क्या क्या मटीरियल्स है और क्या लोकेशन है इंडस्ट्रीज का, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके जो भी डाउट्स है डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसे डाउट और मेंटी सेशन में डिस्कस कर पाऊं। गाइस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल ऑलरेडी, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय पीपल।